अध्याय 46। मिस्टर में बहुत अंतर्दृष्टि है। लिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट के पीछे शिवा ने पाया कि लिफ्ट इमारत की तरह जर्जर थी। चार कोनों पर ऐसे विज्ञापन भी थे जो लोग आमतौर पर केवल बिजली के खंभों पर चिपकाते हैं। देसी नुस्खों जैसी चीजें जो बड़ी और छोटी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, किसी गली या पते पर जाने के निर्देशों के साथ सभी प्रकार के थे। बयानबाजी इतनी भव्य थी कि यह उन बड़ी और उचित मुख्यधारा की विज्ञापन कंपनियों को शर्म से लाल कर सकती थी। शिवा ने विभिन्न विज्ञापन भाषाओं को देखते हुए लगातार कहा, ये विज्ञापन बहुत अच्छे हैं, मुझे ये पसंद है। जिस महिला ने लगातार एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी, वह अजीब तरह से मुस्कुराए और बोली, मिस्टर में बहुत अंतर्दृष्टि है। लिफ्ट केवल तभी रुकी जब ये शीर्ष मंजिल पर पहुंच गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही शिवा धुएं की तीखी गंध को सूंघकर हैरान रह गया। उसने देखा कि सामने के बड़े कार्यालय में डेस्क और कुर्सियों की व्यवस्था गड़बड़ थी। सभी प्रकार के कागज, अखबार, पेपर नैपकिन, टॉयलेट पेपर और यहाँ तक कि महिलाओं के अंडरवियर का उपयोग जमीन पर बेतरतीब ढंग से किया गया था। कंप्यूटर मॉनिटर ज्यादातर किसी तरह की गंदगी में ढके हुए थे और धुंधले थे, जबकि कई मॉनिटर स्पष्ट रूप से टूट गए थे। यह ऐसा था जैसे पूरे हॉल को कई सौ वर्षों तक साफ नहीं किया गया हो। धूल ने अराजक रूप से चारों ओर उड़ान भरी, यहाँ तक कि छत पर आधे फ्लोरोसेंट बल्ब भी उड़ गए थे। ये दृश्य एक परित्यक्त कार्यालय की तरह था, जिसे पहले दुर्भावनापूर्ण तरीके से बर्बाद किया गया था। लेकिन शिवा ने जो देखा वह इस जगह के अंदर था। कार्यालय कर्मचारी, लोग बात कर रहे थे। वह ढेर सारे लोगों को सभी प्रकार के अजीब कपड़े पहने हुए देख सकता था, कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जो विभिन्न तालिकाओं में इकट्ठा थे। वे या तो जोर से पासा फेंक रहे थे, तीन पत्ती पर ताश खेल रहे थे, रम्मी खेल रहे थे या ताश का खेल भी खेल रहे थे। अधिकांश पुरुषों के मुंह में सिगरेट थी। धुएं के बादल निगलने और कोहरे को थूकने के कारण महिलाओं को भी भड़काया जाता था, पुरुषों के चारों ओर घूमते हुए। यह अज्ञात था कि क्या उनका फायदा उठाया जा रहा था या वे पुरुषों से मुफ्तखोरी का आनंद ले रही थी। हवा में सांस लेना, जिसमें धुएं का गुबार था जो किसी को दम घोंट सकता था। शिवा ने आखिरकार समझा, यह एक गुंडा कंपनी थी जो अंडरवर्ल्ड के दोस्तों द्वारा खोली गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी अनामिका इंटरनेशनल से कर्ज वसूलने नहीं आया था। संभवतः सौदा होने के बाद ही उन्हें इसका एहसास हुआ, और शायद पीआर विभाग के किसी ने भी आने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में शिवा आधा सही था। अनामिका इंटरनेशनल ने वास्तव में महसूस किया कि नीलम अपैरल्स कंपनी सौदा होने के बाद एक सामान्य कंपनी नहीं थी। उस समय, क्योंकि व्यापारिक लेन देन को बड़ा नहीं माना गया था, जमा प्राप्त करने के बाद उन्होंने माल भेज दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने भुगतान के लिए पीछा करने के लिए विशेष कर्मचारियों को भेजा, तो यह अफसोसजनक था कि नीलम अपैरल्स के असली चेहरे को देखने वाले हर व्यक्ति ने डर से भाग खड़ा किया। नीलम अपैरल्स के बॉस ने भी संदेश भेजा कि अगर कोई अभी भी भुगतान मांगने की हिम्मत करता है तो वे उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालेंगे और बाहर फेंक देंगे। क्योंकि अनुबंध की समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी, अनामिका इंटरनेशनल के पास भी मुकदमा दायर करने का विकल्प नहीं था, इसलिए वे केवल निष्क्रिय रह सकते थे और चीजों को टाल सकते थे। शिवा के यहाँ आने से मीरा राजपूत ने स्पष्ट रूप से नीलम का उपयोग करने की योजना बनाई थी, हमले के लिए एक और की ताकत का उपयोग करके, ताकि शिवा इस वजह से अपनी नौकरी छोड़ दे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरह का दृश्य वास्तव में भयावह था, लेकिन शिवा के लिए भयावह होने के बजाय यह उसके लिए कुछ हद तक परिचित था। यहाँ तक कि इसे बच्चे का खेल भी माना जा सकता था। फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट चारों ओर घूमी, ये देखने की उम्मीद करते हुए कि इस मूर्ख की कैसी भयभीत अभिव्यक्ति थी, लेकिन इसके बजाय शिवा की रुचि को देखा, एक मुस्कान के साथ सभी दिशाओं में देख रहा था। क्या बेवकूफ है, चलो देखते हैं कि क्या आप थोड़ी देर में अभी भी मुस्कुरा सकते हैं। महिला ने अपने दिल में सोचा। मिस्टर, हमारे प्रबंधक का कार्यालय वहीं पर है, कृपया मेरा अनुसरण करें। एक ठंडी हंसी के साथ महिला ने कहा। शिवा ने सिर हिलाया, हंसा और कहा, आपके कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि लोगों को कार्यालय में धूम्रपान करने की अनुमति देता है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। महिला के माथे पर कुछ काली रेखाएं लटकी हुई थीं। उसे पहले से ही संदेह था कि क्या अनामिका इंटरनेशनल ने मूर्ख भेजा था। शिवा की उपस्थिति ने नीलम के कर्मचारियों से काफी संख्या में निगाहें आकर्षित की। कई अच्छी तरह से बने पुरुषों ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए शिवा को तिरस्कार और अवमानना के साथ देखा। एक काले चेहरे वाले अच्छी तरह से बने व्यक्ति ने महिला के शरीर को लापरवाही से छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जबकि पूछा कि शिवा कौन था। इस महिला का स्पष्ट रूप से लोगों के इस समूह के साथ एक असामान्य संबंध था,
क्योंकि उसके स्तन उस आदमी द्वारा कुछ समय के लिए पसंद किए गए थे। वह हड़बड़ी में हंसी। उज्ज्वल प्रकाश के तहत उसका चेहरा हर्षित रहा क्योंकि उसने उत्तर दिया, उसे अनामिका इंटरनेशनल ने कर्ज वसूलने के लिए भेजा है। वह चाहता है कि मैं उसे बॉस से मिलवाऊं। अनामिका इंटरनेशनल से फिर से कई पुरुषों और महिलाओं ने जोर से हंसते हुए कहा। 2 महीने पहले उस आदमी ने कहा था कि वह कराटे में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में लंगड़ा हो गया था। ये बेल्ट किस बेल्ट में है? गुंडा कर्मचारियों की भीड़ सभी मजाक में हंसी। शिवा को एक अतुलनीय रूप से रुचि भरी नजर से देख रही थी, जैसे कि वह काटने की मेज पर एक मछली थी जिसे काटने वाला था। एक गोल मटोल भड़कीली लड़की जिसने काली छोटी आस्तीन वाली शर्ट और डेनिम मिनीस्कर्ट पहनी थी आगे आई। उसने शिवा की ओर धुएं की एक सांस छोड़ी और कहा, अरे नौजवान, कर्ज का पीछा क्यों करें? दीदी के साथ कुछ मजेदार अनुभव करने के लिए आओ। कल रात तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियां थीं। यहाँ कुछ भाइयों ने तुम्हारे साथ कई 100 राउंड की लड़ाई लड़ी है। एक छोटे बालों वाले पतले आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। भड़कीली लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए, फिर अपनी मिनीस्कर्ट उठाए और उसे आगे पीछे हिलाया, एक स्वागत भरी अभिव्यक्ति के साथ। शानदार, दीदी यही खड़ी है, आप सब आ सकते हैं। यह अच्छा लगता है। रिसेप्शनिस्ट के कूल्हों को रगड़ने वाले काले चेहरे वाले व्यक्ति ने शिवा को तिरस्कार भरी नजर दी। संयोग से एक ताज़ा नौजवान ने आज खुद को हमारे पास पहुंचा दिया, इसलिए हमारे भाई अभी भी कुछ नए तरीकों का पता लगा सकते हैं। उसे डराने के लिए बकवास करने वाले गुंडों के इस छोटे से झुंड को सुनकर शिवा मदद नहीं कर सका, लेकिन यह महसूस किया कि यह मजेदार था। वह अब उनसे बात करने के लिए बहुत आलसी था। सामने वाले डेस्क की रिसेप्शनिस्ट को काले चेहरे वाले व्यक्ति के आलिंगन और छेड़छाड़ में देखकर वह लगभग पानी के एक पूल में बदल गई थी। फिर उसने अपने काम पर ध्यान दिया और प्रबंधक के कार्यालय की ओर चल पड़ा। अरे नौजवान, क्या आप हमारे शब्दों को बकवास मान रहे हैं या आप बहरा हैं? काले चेहरे वाले व्यक्ति ने शिवा को उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। शिवा ने पूरी तरह से उसकी अनदेखी करते हुए चलना जारी रखा। काले चेहरे वाला आदमी उस बिंदु पर क्रोधित हो गया था जब उसका चेहरा और हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आलिंगन में रिसेप्शनिस्ट को दूर धकेल दिया, शिवा की ओर इशारा किया और चिल्लाया, नौजवान, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर तुम एक और कदम उठाओगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा शरीर टूट जाएगा? इस बार शिवा रुक गया और धीरे धीरे काले चेहरे वाले आदमी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एकमात्र नजर के साथ काले चेहरे वाले व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की एक खाई में गिर गया, उसके सारे खून के साथ। ये कैसी नजर थी? बिना किसी संभावना के, बिना किसी विरोध के, उत्पीड़न की एक शक्तिशाली भावना, जैसे कि किसी का दम घूंटने की कोशिश करना, किसी को कभी वापस न आने वाली उजाड़ रात के रंग की दुनिया में धकेलना। मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ, यहाँ आप लोगों के साथ खेलने के लिए नहीं। शिवा ने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को वापस मोड़ा, दस्तावेज फोल्डर को एक तरफ फेंक दिया और नरम कदमों के साथ वह बड़े आदमी की ओर चला। सादे पानी की तरह सुस्त आवाज में उसने कहा, मूल रूप से भले ही आप लोग भुगतान न करें, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी अगर आपने मुझे वह पैसा दिया जो मुझे वापस करने के लिए प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता। ये परेशानी भरा है। हालांकि आपके द्वारा इस तरह की बातें कहने के बाद अब मैं वास्तव में कुछ पैसे वापस लाने की योजना बना रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत आसान व्यक्ति हूँ। अगर आपने हद पार नहीं की होती और यह सिर्फ एक दो मजाक होता तो हर कोई इस पर हंस सकता था, लेकिन आप लोग, आपके दिमाग इतने गंदे क्यों हैं? मैं केवल एक बार कहूँगा, मुझे धमकियाँ सबसे ज्यादा नफरत हैं। जिस क्षण उन शब्दों को बोला गया, ऐसा लगा जैसे शिवा उस जगह से गायब हो गया जहाँ वह एक पल में था। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो हर कोई केवल ये देख सकता था कि पहले खड़ा काले चेहरे वाला व्यक्ति का शरीर टेढ़ा हो गया था और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया, मुंह पर झाग, उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़की जैसे वह बेहोश हो गया था। वह वास्तव में दर्द से बेहोश हो गया था। शिवा बड़े आदमी के पास खड़ा था, मुट्ठी जो उसने बड़े आदमी के पेट में मारी थी, और उदासीनता से अपने परिवेश को देखा। फिर उसने बुरी तरह मुस्कुराते हुए पूछा, आप लोग किस लिए रुके हुए हैं? आपका भाई मारा गया है, क्या आप सभी उसका बदला लेने नहीं जा रहे हैं? अध्याय 47। आप एक एक्शन मूवी स्टार भी हैं। शिवा के शब्द बारूद के एक बैरल में गिरने वाली चिंगारी की तरह थे। पूरे हॉल के पुरुष और महिलाएं सभी क्रोधित दिखने लगे। ये नौजवान जीने से थक गया है। यह मत सोचिए कि यहाँ कोई भी आपको सिर्फ इसलिए छूने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कुछ कौशल हैं। एक बड़े कद काठी वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में 3 पत्ती के ताश फेंक दिए, गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली और शिवा की ओर धावा बोल दिया।
शिवा ने अपनी भौहें भी नहीं उठाई। उसने एक हाथ से अपनी जेब में सिगरेट निकाली, जबकि दूसरा हाथ लापरवाही से उसकी ओर आती मुट्ठी को रोकने के लिए उठा। अचानक शिवा का पंजे जैसा हाथ तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि बड़ी मुट्ठी उस पर लैंड करती, उसने आदमी की कलाई को कसकर पकड़ लिया। कलाई के एक मामूली मोड़ के साथ पलक झपकते ही आदमी का हाथ पूरी तरह मुड़ गया, जैसे कोई चक्री। आउच! आदमी दर्द में चिल्लाया और अपने पकड़े हुए हाथ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बाह की हड्डियां पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थीं और वह इतने दर्द में था कि वह पसीने से तरबतर हो गया था। बाकी गुंडों, जिन्होंने मूल रूप से शिवा को चार्ज करके उसे पीटने की योजना बनाई थी, ने इस नाटकीय उलटफेर को देखा और अपने कदम रोककर संकोच करने लगे। वे अपनी इज्जत खोने से डरते थे, लेकिन दर्द से और भी ज्यादा डरते थे। शिवा ने सिगरेट जलाए और एक कश का आनंद लिया। पुरुषों और महिलाओं की भीड़, जो अभी अभी हंगामा कर रही थी, अब हतप्रभ और भयभीत भावों के साथ शिवा को ध्यान से देख रही थी। वे आगे नहीं बढ़े, लेकिन पीछे भी नहीं हटे। जो लोग जाने माने गुंडे बन जाते हैं, वे ज्यादातर वे होते हैं जो अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप लोगों को केवल छोटे मोटे गुंडे ही माना जा सकता है और आप असली गुंडे नहीं बन सकते। शिवा ने तंज कसा, फिर दस्तावेज फोल्डर उठाया। आपकी शेखी बघाड़ने की काबिलियत आपकी लड़ने की ताकत से कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि अनामिका ने पहले जनसंपर्क के लिए जो लोग भेजे थे वे कैसे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे और उनके बीच थोड़ा अंतर है। बोलने के बाद शिवा ने मुड़कर प्रबंधक के कार्यालय की ओर चलना जारी रखा। इस मिस्टर में बहुत कौशल है, लेकिन आप मेरे कार्यालय में आए, फिर भी मेरे मातहतों के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये वास्तव में मेरे लिए निगलना मुश्किल है। प्रबंधक के कार्यालय से एक कर्कश पुरुष आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक परिपक्व मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसका चेहरा तेज था और जिसने भूरे रंग का सूट और चमकदार चमड़े के जूते पहने थे, बाहर निकला। बॉस! गुंडों का ये समूह, जिन्होंने पहले अपना जोश खो दिया था, इस आदमी की उपस्थिति पर एक बार फिर चिल्लाने लगा, जैसे कि यह आदमी उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता था। शिवा ने रुचि के साथ उस आदमी को देखा। उसका साइड पार्टिंग हेयर स्टाइल, डिजाइनर सूट, चमड़े की ब्रांडेड बेल्ट और चमकदार चमड़े के जूते, सब कुछ उस शांत और गौरवशाली लुक के साथ अच्छी तरह मेल खाता था जो केवल सफल लोगों में होता है। किसी भी कोण से वह एक बड़ी कंपनी के प्रबंधक जैसा दिखता था, न कि इन गुंडों का नेता या किसी डमी कंपनी का मालिक। कोई आश्चर्य नहीं कि अनामिका को नुकसान हुआ। ये पता चला कि एक छिपा हुआ बॉस था, शिवा ने अपने दिल में सोचा। अनामिका इंटरनेशनल से भेजे गए मिस्टर कर्ज वसूलने वाले, आपके कार्य मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है? गुलशन मेहरा ने एक कपटी मुस्कान दिखाई, जो पुराने जमाने के सज्जन की तरह दृढ़ उदासीनता लिए हुए थी। शिवा ने फोल्डर के अंदर की जानकारी देखी। सामने वाला व्यक्ति, जिसका उपनाम मेहरा था, इस गुंडा कंपनी का बॉस गुलशन मेहरा होना चाहिए। आपका ये महंगा परिधान बहुत अच्छा है। आपने काफी बड़ी रकम ठग ली होगी। मैंने कभी पैसे नहीं ठगे। ताकत के बिना, चाहे आप कितना भी ठग लें, कोई आपको पैसा नहीं देगा। मैं ताकत के स्कूल से हूँ, मूर्तियों के स्कूल से नहीं। गुलशन मेहरा को मजा आता दिखा। शिवा ने सिगरेट की राख झाड़ी और कहा, जिस तरह से आप अभिमानी व्यवहार करते हैं, उससे भी ज्यादा संभावनाएं हैं। मैं शायद दिल्ली फिल्म अवार्ड जीत सकता हूँ, जबकि आप पहले से ही राष्ट्रीय पुरस्कार जीत सकते हैं। ओह! गुलशन मेहरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह मिस्टर मूर्तियों के स्कूल से है? और आपने ये कैसे पता लगाया? शिवा ने हंसते हुए पूछा। मैं जो देख रहा हूँ, वह एक मूर्ख है, जो पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है, मंदबुद्धि के समान आत्मविश्वास के साथ एक बेवकूफ। गुलशन मेहरा ने कहा, और अचानक उसने अपना डिजाइनर सूट जैकेट उतार दिया, अपनी सफेद ब्रांडेड शर्ट का खुलासा करते हुए। इस दृश्य को देखते हुए हॉल में मौजूद गुंडे पुरुष और महिलाएं सभी चिल्लाने लगे, गुलशन मेहरा के लिए अपने फेफड़ों के दम पर चीखते हुए इस अभिमानी नौजवान को नीचे गिराने के लिए। गुलशन मेहरा ने हॉल में सभी को चुप रहने का इशारा किया। अपने चेहरे पर कुछ अहंकार के साथ उसने हल्की से अपनी मांसपेशियां तानी। ऐसा लगा जैसे उस शर्ट में मांसपेशियां जीवित हो गई थी, क्योंकि वह फटने को तैयार थी और उसकी हड्डियों से कुड़कुड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। यो, आप एक एक्शन मूवी स्टार भी हैं। शिवा मजे में था। काफी मेहनत इस शरीर को चमकाने में लगाई गई होगी। इन मांसपेशियों के साथ आप पुरुष सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले सकते हैं और अमीर महिलाओं के लिए जीविका कमा सकते हैं। तुम मौत का सामना कर रहे हो। शिवा ने आह भरी,
मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपने कपड़े पहनो और पैसे लौटा दो। मैं वाकई में हंगामा नहीं करना चाहता। मूर्तियों के स्कूल से किसी को भी सही दिखावे की जरूरत होती है। गुलशन मेहरा आखिरकार भड़क गया। उसने अचानक आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। निश्चित रूप से मजबूत मांसपेशियों से भरा शरीर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। जब गुलशन मेहरा ने शिवा से 2/3 मीटर की दूरी पर दौड़ लगाई तो उसने बिजली की गति से एक राउंडहाउस किक फेंकी। उसने सबसे ज्यादा संभावना किसी प्रकार की मिश्रित मार्शल आर्ट सीखी थी। गुलशन मेहरा की हरकतें काफी कुशल थीं, पर्याप्त ताकत के साथ। इस किक ने एक तूफान खड़ा कर दिया जिसने आसपास की मेजों पर सभी दस्तावेजों को सीधे हवा में उड़ा दिया। ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई नहीं जानता था कि किक कहां लैंड करने वाली थी, किसी को भी नहीं पता था, शिवा ने अचानक अपने बाएं हाथ को अपनी छाती से थोड़ा नीचे की स्थिति की रक्षा के लिए खिसकाया। धम! हर किसी की सोच के विपरीत शिवा उस किक से उड़कर नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने गुलशन मेहरा के पैर को देखा, जो शिवा के बाएं हाथ में टखने से कसकर पकड़ा गया था, शिवा की छाती के ठीक 1 इंच नीचे, 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ। सटीकता खराब नहीं है, बस थोड़ा धीमा है, शिवा ने कहा, जैसे वह किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा हो। गुलशन मेहरा अंदर से घबरा गया था। उसकी मिश्रित मार्शल आर्ट का स्तर उन टेलीविजन नाटकों के विपरीत था जहां वे लापरवाही से झूलते हैं। यह जमीन पर असली लड़ाइयों में जान लेने से सम्मानित वास्तविक काबिलियत थी। उसकी उस किक की ताकत और गति कुछ ऐसी थी जिसे वह स्पष्ट रूप से समझता था। ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं था जो इसे इस तरह वश में कर सके, उसके हमले को इस तरह रोक सके जैसे ये बच्चे का खेल हो। अपमान की तीव्र भावना ने गुलशन मेहरा के दिल को चिढ़ा दिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने गर्जना की, छोड़ दो। हाँ, सही है। वह शिवा की पकड़ से अपने पैर को आज़ाद करने में असमर्थ था। यह आदमी इतना हास्यास्पद कैसे हो सकता है? तुम पैसे लौटाओ और मैं छोड़ दूंगा, शिवा ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। गुलशन मेहरा की आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। मुझे अपनी चेकबुक लेने के लिए अपने कार्यालय वापस जाना होगा। यह आपके लिए आज्ञाकारी है, शिवा ने सिर हिलाया, फिर गुलशन मेहरा के पैर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मौजूद हर व्यक्ति को अतुलनीय रूप से झटका लगा। वे बस विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके दिल में जो मालिक कभी हार नहीं सकता था, वह अचानक इस साधारण और औसत दिखने वाले नौजवान के हाथों हार जाएगा। पुरुषों और महिलाओं का झुंड मदद नहीं कर सका, लेकिन लिफ्ट के प्रवेश द्वार की ओर पीछे हटने लगा। गुलशन मेहरा ने शिवा पर एक ठंडी नजर डालने के बाद वह धीरे धीरे अपने कार्यालय में लौट गया। 1 मिनट से ज्यादा समय में वह एक बार फिर बाहर निकला। आज तुम्हें अपने किए गए फैसले पर पछतावा होगा। मैं, गुलशन मेहरा, कभी नहीं हारा, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। गुलशन मेहरा धीरे धीरे अपने कार्यालय से बाहर निकला। उसके आकर्षक चेहरे पर एक खतरनाक भाव था और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। हैरानी की बात है, उसके हाथों में एक भरी हुई रिवॉल्वर थी। गहरे काले रंग की नाल सीधे शिवा के माथे पर तनी हुई थी। अध्याय 48। 2 प्रकार के लोग जो सबसे डरावने हैं। शिवा हंसा। वह वास्तव में फिर से हंसने से रोक नहीं सका। यह अप्रत्याशित था कि जिस तरह कल किसी ने उस पर बंदूक तान दी थी, उसी तरह आज फिर से उस पर बंदूक तानने वाला दूसरा व्यक्ति था। भारत में, जहां बंदूक नियंत्रण अतुलनीय रूप से सख्त है, दिखाई देने वाली बंदूकों की संख्या तब और भी अधिक लग रही थी जब वह विदेश में था। मैनेजर मेहरा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि इस रिवॉल्वर का उपयोग शिकार के लिए किया जाता है? आप इसे मुझ पर क्यों तान रहे हैं? मैं कोई जंगली सुअर नहीं हूं और न ही भालू हूं। गुलशन मेहरा ने इसे शिवा के डर के रूप में लिया। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरी नज़र में अभी तुम मेरे लिए बस एक खरगोश हो जिसका शिकार होने वाला है। तुम शायद यह नहीं सोच सकते कि इस 4 से 5 मीटर की दूरी के भीतर मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से नहीं मार सकता। शिवा के मुंह के कोने ऊपर उठी क्योंकि उसने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हिलना मत। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं गोली मार दूंगा। गुलशन मेहरा ने जोर से गर्जना की। उसके गाल पर ठंडे पसीने की एक बूंद बह गई। शिवा ने उसे नजरअंदाज किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। मैं यही खड़ा हूँ, रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है, वह भरी हुई है। तुम मेरे ठीक सामने हो। तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर सकते हो, ये सब तुम्हें तय करना है। शिवा ने लापरवाही से सिगरेट को फेंक दिया। उसने जमीन पर धूम्रपान खत्म कर दिया, इसे बुझाने के लिए उस पर थप्पा लगाया, फिर आगे बढ़ता रहा। हर कदम ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया, जैसे उनके दिल में गड़गड़ाहट हो रही हो। शिवा ने जो भी कदम उठाया,
वह ऐसा था जैसे उनके दिलों पर ढोल बजाए जा रहे हों। यह इतना शांत था कि अगर एक पिन गिरती तो हर कोई उसे सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी अवधि में सारी हवा खींच ली गई हो। पूरे कार्यालय के हॉल में केवल शिवा के धीमे और संतुलित कदमों की आवाज़ थी। केवल 4 से 5 मीटर की दूरी, सिर्फ 6 या 7 कदमों का रास्ता, लेकिन हर किसी के दिल अपने गले तक उछल रहे थे, जबकि वे खाली नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि जमीन पर पड़े 2 लोग, जिन्हें शिवा ने आसानी से धराशायी कर दिया था, दर्द में थे लेकिन इस दृश्य को देखते हुए अपनी सांसें रोक रखी थी। गुलशन मेहरा की उंगली को केवल मांस और खून के उस मानव शरीर को चीरने के लिए एक हिंसक गोली के लिए ट्रिगर को हल्के से खींचने की जरूरत थी। शिवा की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए चलने से ज्यादा अंतर नहीं था। उसकी आंखें इतनी निडर थीं, मानो उसके सामने जीवन और मृत्यु का क्षण मौजूद ही न हो। वास्तव में ये सब केवल 3 सेकंड में हुआ। जब शिवा गुलशन मेहरा के ठीक सामने पहुंचा, तो गुलशन मेहरा का चेहरा पहले से ही मृत्यु सा पीला था, उसका सिर ठंडे पसीने से ढका था और उसकी अभिव्यक्ति सुन्न थी। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग सबसे डरावने हैं। पहले, पागल लोग। दूसरे, जो लोग मौत से नहीं डरते। पागल लोग डरावने इसलिए हैं क्योंकि वे मृत्यु से डर नहीं सकते। मुझे भी मृत्यु का डर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मुझ पर बंदूक चलाने की बात है? शिवा ने हल्के से मुस्कुराया और बहुत आसानी से गुलशन मेहरा के हाथों से रिवॉल्वर छीन लिया। गुलशन मेहरा बस विरोध करना भूल गया। खटाक! शिवा ने लापरवाही से अपने हाथों से एक तोड़ने की गति बनाई और धातु से बनी रिवॉल्वर एक नरकेट की तरह टुकड़ों में टूट गई। इस दृश्य और ध्वनि ने हर किसी को वास्तविकता में वापस खींच लिया। उनके दिल डर से कांप रहे थे। क्या यह उस तरह का दृश्य नहीं है जो केवल बॉलीवुड फिल्मों में होता है? यह आदमी, क्या वह कोई सुपरहीरो है? उसने एक रिवॉल्वर भी तोड़ दी। टूटी हुई रिवॉल्वर को एक तरफ फेंकते हुए शिवा ने अपने हाथों को धूल झाड़ी और एक ऐसी मुस्कान के साथ, जो मुस्कुराती नहीं थी, बोला, बॉस मेहरा, इस बार आप जा सकते हैं और वास्तव में चेकबुक ला सकते हैं। जैसे उसकी आत्मा वापस आए हो, गुलशन मेहरा का पूरा शरीर कांप गया क्योंकि वह एक राक्षस को देखने की अभिव्यक्ति के साथ उस पर मुस्कुराते हुए नौजवान को देख रहा था। जब से उसने अपना करियर शुरू किया, वह खतरनाक लोगों से मिला था, लेकिन वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो जीने की परवाह न करता हो। जो चीज़ डरावनी थी, वह इस नौजवान की अभिव्यक्ति थी, जो कह रही थी कि भले ही उसने ट्रिगर खींच लिया होता, फिर भी वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? वास्तव में इस दुनिया में कोई है जो गोलियों से नहीं डरता। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोई नहीं है, अगर तुम्हें जान चाहिए तो यहाँ एक है। गुलशन मेहरा ने ये भयंकर बात कही। वह एक अंडरवर्ल्ड बॉस के रूप में अपनी उस आखिरी इज्जत को बनाए रखना चाहता था। छी छी! शिवा ने दया से अपना सिर हिलाया। तुम चीज़ों को सीधे क्यों नहीं समझ पाते? अगर तुम वास्तव में मुझे हरा सकते होते, तो तुमने पहले ही ट्रिगर खींच लिया होता। तुम में ट्रिगर खींचने की हिम्मत भी नहीं है, जो साबित करता है कि तुम अभी भी मौत से डरते हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर मत करो जो मैंने लंबे समय से नहीं की हैं। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने में बेहतर हो, तुम में बहुत हिम्मत भी है, लेकिन मैं तुम्हें बस ऐसे ही पैसे नहीं दूंगा। गुलशन मेहरा ने अचानक एक भयावह चेहरे के साथ चिल्लाते हुए मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। तो फिर मुझे दोष मत देना, मेरा गुस्सा पहले से ही बहुत भड़क चुका है। शिवा ने एक क्षणिक उत्तेजना के साथ एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। उसका शरीर बिजली की गति से गुलशन मेहरा की पीठ के पीछे चला गया। उसी समय शिवा ने जोर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अध्याय 49, दालान में आकस्मिक बैठक। इस अध्याय को एक बार फिर से रेडिट उपयोगकर्ता थेडोकश गाइड द्वारा प्रायोजित किया गया है। धन्यवाद। नीलम गुंडा कंपनी से अनामिका इंटरनेशनल में वापस लौटने पर दोपहर के 4 बज चुके थे और काम खत्म करने का समय नजदीक आ रहा था। शिवा बहुत अच्छे मूड में था। व्यायाम की बात को नजरअंदाज करते हुए उसने कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमाए थे। अब उसे कार्यालय में महिलाओं के लिए नाश्ता खरीदने के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लिफ्ट से बाहर निकलने के ठीक बाद वह पीआर विभाग की ओर दालान से गुजरा। इस दालान को प्रबलित कांच से बनाया गया था। पारदर्शिता ने ढलते सूरज की नर्म नारंगी चमक को हर कोने में फैलने दिया। इससे दालान में गर्मी, सुंदरता और शांति का आभास हो रहा था। इस समय सामने का एक दृश्य ने शिवा को अचानक रुकने पर मजबूर कर दिया। ये एक पुरुष और महिला थे। पुरुष शायद कंपनी के उच्च प्रबंधन से था। उसने सफेद बिजनेस शर्ट और सूट पैंट पहनी थी और उसका गंजा सिर और मोटा शरीर था। वह ज्यादा लंबा नहीं था,
लेकिन उसकी साफ सुथरी उपस्थिति थी और छोटी आंखों की एक जोड़ी थी। शिवा को दोपहर के भोजन के समय इस व्यक्ति को देखना याद था, इसलिए वह जानता था कि यह व्यक्ति विभाग प्रमुख स्तर का था। महिला को वह केवल पीछे से पहचान सका। उसने हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी और उसके बालों में बैंगनी लाल रंग की धारियां थी, साथ ही वह सुंदर और अच्छी तरह से विकसित कर्ज थी। ये ठीक उनके कार्यालय की माया थी। विभाग प्रमुख मेहता, मेरे पास आज वाकई कुछ काम है। मौका मिलने पर हम किसी और दिन जा सकते हैं। इस समय माया का चेहरा थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली। विभाग प्रमुख मेहता कहलाने वाले ने गहरे अर्थ के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अरे माया, तुमने मेरे निमंत्रण को लगातार 10 से ज्यादा बार ठुकरा दिया है। क्या बात है? क्या मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक करना इतना मुश्किल है? या तुम बस मुझे, मेहता को, हल्के में ले रही हो? ऐसा नहीं है विभाग प्रमुख मेहता। माया की भौहें चढ़ गईं, मेरे पास वाकई कुछ काम है। कल मुझे अभी भी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। मेरे पास सचमुच समय नहीं है। विभाग प्रमुख मेहता का मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया और उन्होंने कुछ ठंडक के साथ कहा, माया, तुम दया की कद्र करना सीख लो तो बेहतर है। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे उन गंदे कामों की खबर नहीं है जो तुमने अपने क्लाइंट्स के साथ किए। कंपनी में करीब 70-80% लोग जानते हैं तुम किसके लिए पवित्र और सती साध्वी बनने का नाटक कर रही हो। विभाग प्रमुख मेहता, आप? माया की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह सह रही थी। उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से ठंडी हो गई क्योंकि उसने कहा, विभाग प्रमुख मेहता, कृपया बकवास न करें। अफवाहें और बदनामी ये तय नहीं कर सकती कि मैं वास्तव में कैसी इंसान हूँ। हाँ, हर साल प्रदर्शन में नंबर 1। तुम्हें लगता है कि बाकी सब देखने में इतने बेवकूफ़ हैं। तुम हमारे पीआर विभाग में एक फूल हो जो सिर्फ बाहरी लोगों को लुभाने देता है। माया, तुम बहुत कंजूस हो रही हो। विभाग प्रमुख मेहता ने एक मनहूस मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए जाओ, मैं तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। साल के अंत में बोनस और प्रमोशन की बातचीत हो सकती है। विभाग प्रमुख मेहता, कृपया अपनी इज्जत का ख्याल रखें। माया ने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया और ज्यादा बोलने को तैयार नहीं थी। उसके आकर्षक सुंदर चेहरे पर दर्द झलक रहा था। विभाग प्रमुख मेहता कुछ और कहना चाहते थे, तभी अचानक उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से उनके कंधे पर थपकी दी। कौन? नाराज होकर विभाग प्रमुख मेहता ने मुड़कर देखा और एक अपरिचित नौजवान ने उन्हें एक अजीब सी मुस्कान दी। आप कौन हैं? विभाग प्रमुख मेहता का दिल कांप गया और उन्होंने सावधानी से पूछा। शिवा ने पास में उनकी बातचीत सुनकर स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया था। इस समय उसके पास इस मोटे बूढ़े आदमी की कोई अच्छी छवि नहीं थी, जिसमें लड़कियों को पटाने का कोई कौशल नहीं था। सवाल सुनकर वह केवल मुस्कुराया और बोला, हाय विभाग प्रमुख मेहता, मैं पीआर विभाग का नया पुरुष कर्मचारी हूँ। मेरा नाम शिवा है। पुरुष कर्मचारी? विभाग प्रमुख मेहता ने सोचने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्या सुना? ओह, मैं बस इधर से गुजर रहा था। विभाग प्रमुख मेहता, आप दीदी माया के साथ रात में बाहर घूमने की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ। विभाग प्रमुख मेहता, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं दिल्ली के कुछ खास ठिकानों से बहुत वाकिफ हूँ। इतना कहकर उसने विभाग प्रमुख मेहता की ओर आंख मारी। विभाग प्रमुख मेहता की आंखें तिरछी हो गईं। नौजवान, तुम मुझे धमकी देना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुमने अभी क्या सुना? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बकवास बोलो और मैं खुद तुम्हें निकाल दूंगा। शिवा को देखकर माया ने पहले तो थोड़ा खुश महसूस किया, लेकिन जब उसने विभाग प्रमुख मेहता को शिवा पर गुस्सा करते देखा तो वह उसके लिए चिंतित हो गई और शिवा को जल्दी से जाने का इशारा करने लगी। शिवा स्वाभाविक रूप से बस ऐसे नहीं जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला, उसे हिलाया और बोला, विभाग प्रमुख मेहता, आपको पता होना चाहिए कि आजकल फोन बहुत उन्नत है। न सिर्फ वे आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि बहुत साफ साफ भी। इसके साथ ही विभाग प्रमुख मेहता का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये विभाग प्रमुख मेहता के सहयोग करने के रवैये पर निर्भर करता है। मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा और सब सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। शिवा ने उदासीनता से कहा, अगर विभाग प्रमुख मेहता मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं तो मुझे खेद है, ये एक जीवन मरण का संघर्ष होगा। लेकिन मुझे लगता है एक छोटे कर्मचारी और विभाग प्रमुख मेहता के लिए आपसी विनाश के लिए
विभाग प्रमुख मेहता को ही ज्यादा नुकसान होगा। विभाग प्रमुख मेहता ने पहले कभी इस तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं किया था और वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। लगातार 3 बार ठीक शब्द कहने के बाद उन्होंने शिवा और माया पर गुस्से से नजर डाली, फिर गुस्से में वहां से चले गए। माया ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने अपनी छाती को थपथपाया, जिससे उसके कर्व्स थोड़ा हिले और शिवा खाली नजरों से देखता रहा। शिवा पर आंखें घुमाते हुए माया भी शर्मीली नहीं थी। अरे घूरना बंद करो, तुम्हारी आंखें बाहर गिर रही हैं। हाँ हाँ दीदी, माया का फिगर वाकई शानदार है, शिवा ने ईमानदारी से तारीफ की। माया का सुंदर चेहरा लज्जा से लाल हो गया और उसने चंचलता से कहा, यह अप्रत्याशित है कि तुम इतनी जल्दी जवाब दे सकते हो और यहाँ तक कि अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने का ढोंग भी जानते हो, वरना मुझे सचमुच नहीं पता होता कि क्या करना है। विभाग प्रमुख मेहता कंपनी में सीनियर हैं और वित्त विभाग के प्रमुख भी हैं। अनामिका में बहुत कम लोग उनके साथ सीधे टकराने की हिम्मत करते हैं। शिवा को समझ नहीं आया कि वह क्यों हंसा और उसने माया को अपने सेलफोन की स्क्रीन दिखाई। माया ने खाली नजरों से देखा, फिर तुरंत हंसते हुए उसका शरीर हिलने लगा। क्या नौजवान हो, तो तुम उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। इससे पता चलता है कि वह वाकई बेवकूफ़ है। उसने ये भी नहीं देखा कि क्या वाकई रिकॉर्ड हुआ था। लड़कियों को पटाने में उसका हुनर इतना खराब था, उसका दिमाग तो अच्छा हो ही नहीं सकता। शिवा ने ऐसा कहा जैसे ये स्वाभाविक था। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों खाली दालान में एक अजीब माहौल के साथ खड़े थे। माया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, शिवा, क्या मैं तुम्हें एक बात के लिए परेशान कर सकती हूँ? बोलो। शिवा मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि यह किस बारे में था। आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसे कहीं फैलाना मत, बस इसे ऐसा मान लो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार परेशान होना अच्छी बात नहीं है। क्यों न विभाग प्रमुख मेहता से निपटने का कोई तरीका सोचा जाए। अपने दिल में शिवा ने सोचा कि क्या अपनी बॉस अंजलि को बताना चाहिए। भले ही वह लड़की ठंडी बनने का नाटक करती हो, वह शायद अपनी महिला कर्मचारियों की अनदेखी नहीं कर सकती है ना। माया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिस दिन से मैंने कंपनी ज्वाइन की, मैंने हर साल पीआर विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरों से शक और जलन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा मैंने कभी बॉयफ्रेंड की नहीं बनाया। अध्याय 50 सहकर्मी। माया की आंखों में कड़वाहट झलकी क्योंकि उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वह सेना में सेवा करने गया था, लेकिन मुझे अब तक उसका कोई संदेश नहीं मिला और वह अभी तक लौटा भी नहीं है। 2 साल पहले सेना छोड़ने के बाद भी नहीं लौटा। क्या उसने कोई विशेष अनुबंध साइन किया था? शिवा ने हैरानी में पूछा। मुझे नहीं पता, उसका परिवार भी कहीं चला गया। माया ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, शायद जैसा लोग कहते हैं, उसने कोई महत्वपूर्ण पद संभाल लिया हो। इस तरह इंतजार करते रहना कोई हल नहीं है। तुम एक महिला हो और उम्र के महत्व को समझती हो। शिवा ने मन ही मन उस आदमी को कोसा जो उस औरत को छोड़कर किसी गुप्त मिशन या कुछ और के लिए चला गया। आखिर किस लिए? माया ने सिर हिलाया। तो क्या? मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ और उसे भूल नहीं पाती। मैं किसी और मर्द को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक पल रुककर वह फिर मुस्कुराए और बोली, चलो इन बातों का जिक्र छोड़ो। काम खत्म होने का समय हो गया है, चलो ऑफिस वापस चलें। स्वाभाविक रूप से शिवा को कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि पीड़िता ने पहले ही इस मामले को तूल न देने का अनुरोध किया था, तो वह उसकी बात मान सकता था। ये कहकर शिवा को अभी भी गुलशन मेहरा द्वारा लिखा गया चेक संभालना था और उसे अपनी उस बेरहम, उबाऊ और खूबसूरत बॉस को सौंपना था। जब वे ऑफिस में दाखिल हुए तो ऑफिस की महिलाओं का एक समूह पहले से ही काम खत्म करने की तैयारी में जुट गया था। उन्होंने खुद को खूबसूरती से सजाया था। जाहिर तौर पर वे रंगीन और उत्साहपूर्ण नाइट लाइफ का आनंद लेने की योजना बना रही थी। राधिका और प्रिया इसके बजाय बहुत शांत थीं। उन्होंने खास मेकअप नहीं किया था। शिवा को लौटते देख उन्होंने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। काम सुचारू रूप से चला। तुम इतनी देर से लौटे? राधिका ने पूछा। शिवा ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों ने बाकियों की तरह खुद को सजाया संवारा क्यों नहीं, या कपड़े क्यों नहीं बदले? राधिका ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? प्रिया और मैं दोनों शादीशुदा हैं। हम दोनों की पिछले साल शादी हुई थी। हमें उन सब की क्या जरूरत? तो तुम दोनों शादीशुदा हो? शिवा वाकई हैरान था। उसे इन 2 नवविवाहित महिलाओं के लिए गहरा स्नेह महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी फिगर दूसरी सहकर्मियों की तुलना में ज्यादा गोल मटोल थी।
प्रिया ने हंसते हुए कहा, शिवा, ऐसा तो नहीं कि तुम सचमुच हमारे लिए कुछ फील करते हो। हमारे पति हैं, उनके साथ झगड़ा मत करना। शिवा भी तो शादीशुदा है, हम सब एक जैसे हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए होंठ सिकुड़े और बोली। शिवा ने मन ही मन सोचा, क्या उसके और अंजलि के बीच का रिश्ता अभी भी पति पत्नी का माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसने यह बात जाहिर नहीं की और अजीब सी मुस्कान के साथ वह मीरा राजपूत के ऑफिस की ओर भागा। ऑफिस में डेस्क लैंप पहले से ही जल रहा था और उसकी रोशनी अंधेरे कमरे में फैल रही थी। मीरा राजपूत ने अपनी जैकेट उतार दी थी और केवल एक शुद्ध सफेद शॉर्ट स्लीव ब्लाउज पहनी थी, गंभीरता से कुछ लिख रही थी। उसकी नाक के ऊपर सोने की रिम वाला चश्मा रखा था, उसके बाल बस एक पोनीटेल में बंधे थे जिसमें कुछ बाल उसके चिकने चेहरे को ढांक रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति एकाग्र थी, इतनी कि उसने शिवा के हल्के से दरवाजा खोलने पर भी ध्यान नहीं दिया। ये एक खूबसूरत युवती थी जो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी कि वह खुद को कैसे सजाती है, बस उसका स्वभाव थोड़ा खराब था। शायद ज्यादातर खूबसूरत औरतों में ऐसी कमी होती है, शिवा ने वास्तविकता में सोचा। क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? मीरा राजपूत ने आखिरकार शिवा को देखा, जो टेबल के सामने आ गया था। भले ही वह बहुत उत्सुक थी कि यह आदमी अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ अभी भी इतना बेपरवाह कैसे दिख रहा था, स्वाभाविक रूप से वह पलक भी नहीं झपकाएगी और उदासीनता से पूछा। शिवा ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, फिर चेक को अपने हाथ से टेबल पर बहुत धीरे से रखा। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, अगली बार मैं खटखटाने का ध्यान रखूंगा। यह क्या है? मीरा राजपूत ने अपने हाथ में पेन रखा और संदिग्ध नजरों से टेबल पर चेक को देखा। राशि 25 लाख रुपये। शिवा हंसा। क्या मिस मीरा ने मुझे कर्ज वसूलने के लिए नहीं भेजा था? 25 लाख रुपये का बकाया, एक पैसे की भी कमी नहीं। मीरा राजपूत ने चेक उठाया और दराज में रखे कॉलम को देखा। ये वाकई नीलम अपैरल्स के बेशर्म गुंडा नेता गुलशन मेहरा का था। हैरान होकर उसने शिवा पर अच्छे से नजर डालने के लिए सिर उठाया। उसे सचमुच नहीं पता था कि यह नौजवान सामने वाली पार्टी को इतनी आज्ञाकारी तरह से पैसा सौंपने में कैसे कामयाब हुआ। तुम ठीक तो हो न? मीरा राजपूत आखिरकार पूछने से खुद को रोक न सकी। वह शिवा को आंक रही थी, सोच रही थी कि शिवा को संघर्ष और मारपीट के बाद ही लौटना चाहिए था। पहले भी कई बार विशेष कर्मचारियों को भेजा गया था और वे सब अस्पताल पहुंच गए थे, यहाँ तक कि एक अभी भी घायल था और व्हीलचेयर पर था। शिवा ने कुछ न जानने का नाटक किया। उसने हाथों से इशारा किया और हैरानी से पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या ये सिर्फ पैसे मांगने की बात नहीं थी? मुझे तो उनसे बात करना बहुत आसान लगा। बॉस गुलशन ने भी खुद मुझे वापस भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। मन ही मन कोसो, क्या उन गुंडों का झुंड अचानक साधु बन गया? मीरा राजपूत के दिल में गुस्सा भड़क रहा था। पैसे वापस लाना निश्चित रूप से अच्छी बात थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस आदमी को बिना किसी चोट के देखकर और उस सुकून भरे चेहरे के साथ उसे अपने दिल में इतना गुस्सा क्यों महसूस हो रहा था? इस तरह की भावनाओं को जाहिर नहीं किया जा सकता था। मीरा राजपूत ने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। महीने के अंत में तुम्हें सैलरी के साथ बोनस मिलेगा। अब तुम काम खत्म कर सकते हो। तो फिर मुझे मिस मीरा को धन्यवाद देना होगा। बहुत संतुष्ट होकर शिवा ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला। ठीक बाहर जाने से पहले उसने सिर पीछे किया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस मीरा, आपकी काली ब्रा अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। शिवा के चले जाने के बाद मीरा राजपूत अभी भी हैरान थी और उसने अपने शरीर को देखा। वह साफ तौर पर सफेद ब्लाउज पहनी थी, काला कहाँ से आया? ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि उसकी छाती के सामने 2 हल्के काले क्षेत्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेस्क लैंप की रोशनी में ब्लाउज थोड़ा पारदर्शी लग रहा था, जिससे हल्की रूपरेखा दिख रही थी। ये ब्लाउज नहीं थी, ये ब्रा थी। शिवा, जैसे ही वह समझी, मीरा राजपूत गुस्से से लाल हो गई और अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी हथेली से टेबल पर जोर से मारा और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे आग बरसने वाली हो। बस तुम इंतजार करो। ऑफिस में कई बहनों को अलविदा कहने के बाद शिवा ने आखिरकार एक व्हाइट कॉलर वर्कर होने की खुशी को समझा। मटन कटार बेचने की तुलना में यह नौकरी वाकई थोड़ी उबाऊ थी, लेकिन इसका माहौल सचमुच बहुत अच्छा था। केवल महिलाओं की खुशबू जो हवा में तैर रही थी, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना किसानों के बाजार की गंध से की जा सकती थी। तहखाने के कारपार्क में पहुंचकर शिवा अपनी गाड़ी में सवार हुआ और अचानक उसका फोन बजा। ये रिया थी। शिवा ने हंसते हुए फोन उठाया। हेलो भैया शिवा,
रिया के शब्दों में खुशी का पुट था। थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? शिवा स्वाभाविक रूप से यह कबूल नहीं करेगा कि वही था जिसने चंदन ठाकुर को ठिकाने लगाया था। चंदन ठाकुर के मामले के लिए, रिया ने धीरे से कहा। फिर उसे कुछ समझ आया, क्योंकि उसने बात बदल दी। खैर, बस थैंक यू। पापा, मम्मी और मैं सब बहुत खुश हैं। लड़की की नर्म आवाज सुनकर शिवा ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि यह लड़की भी जल्दी समझदार हो गई थी। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा है तो फिर सब ठीक है। अपने पापा से कहना कि अपना धंधा फिर से शुरू करें। मैं कल सुबह उनके साथ बात करने आऊंगा। हाँ, ठीक है। कोई और बात? शिवा का रिया के साथ ज्यादा देर बात करने का मन नहीं था, क्योंकि देर होने पर ट्रैफिक जाम हो सकता था। बाकी बातें? और कुछ नहीं। रिया एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, मैं बस जानना चाहती थी कि भैया शिवा मुझे स्कूल देखने आएंगे। अब जाकर शिवा को याद आया कि उसने इस बात के लिए हामी भरी थी। वह अपनी लापरवाही से परेशान हो गया और जल्दी से बोला, मैंने इस हफ्ते नौकरी शुरू की है तो थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं अगले हफ्ते जरूर आऊंगा, चिंता मत कर। इसके बाद ही रिया खुशी से सहमत हुई और फोन रख दिया। जैसे ही शिवा गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, फोन फिर से बजा। इस बार ये दाई माँ थी। वह हैरान था कि दाई माँ ने उसे इस समय क्यों फोन किया, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि वह रात के खाने के लिए घर आ रहा है। उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वह एक शब्द बोलता, दूसरी तरफ से शांति दी ने बेसब्री से चिल्लाकर कहा, मालिक, कृपया जल्दी वापस आओ, कुछ बहुत बड़ा हो गया।